हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 10 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं, उन सभी फैक्ट्स को बहुत ही आसानी के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो इसके लिए अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी दिन कोई इंपॉर्टेंट दिवस होता है तो जो पहला प्रश्न होता है वो दिवस से ही रिलेटेड होता है। तो आज का भी जो पहला प्रश्न है वो दिवस से ही और ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो प्रश्न क्या है कि हाल ही में 9 नवंबर को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, यानी 9 नवंबर को हम किस राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 9 नवंबर को हम उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। यानी 9 नवंबर को ही जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस, जो कि हम 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अब यहाँ अगर हम डिटेल में बात करें तो उत्तराखंड स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है और यह जो दिन है यह वर्ष 2000 में इस राज्य की स्थापना का दिन है। यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 27वां राज्य बना था और जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उस टाइम इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रखा गया और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। अगर हम बात करें तो जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, यानी कि जो उत्तराखंड के रहने वाले कुमाऊनी और गढ़वाली क्षेत्र के जो लोग थे, इन्होंने लंबे समय तक मांग रखी थी, लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया था कि एक इनको मतलब नए राज्य के लिए कई दिनों तक संघर्ष किया। फिर ये संघर्ष के बाद ही इनको 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड के रूप में एक अलग राज्य इनको दिया गया था। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। हम उत्तराखंड को मैप में देखेंगे तो उत्तराखंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तराखंड है। इसकी जो सीमा है वो इधर उत्तर प्रदेश से, इधर हिमाचल प्रदेश से, इधर नेपाल से और इधर चाइना से, यानी कि 2 देशों के साथ में उत्तराखंड की जो सीमा है वो लगती है, जिनमें से एक नेपाल है, एक उत्तराखंड है। अगर हम देखें राज्य तो इधर हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है, इधर उत्तर प्रदेश से सीमा लगाता है, हरियाणा से भी इसकी सीमा लगती है। तो इस प्रकार से ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड का जो गठन है अभी हमने बताया 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। कुल 13 जिले, यानी कि कुल 13 जिले लेकर के ये 9 नवंबर सन 2000 को अलग होकर के एक नया राज्य बना था और वर्तमान में भी यहाँ पर 13 ही जिले हैं। बात करें यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल की, तो कैपिटल होती है देहरादून। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी और जो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो है गुरमीत सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया। यानी कि जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव है ये हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष इसका जो शुभारंभ है वो कहाँ पर किया गया है। तो ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोजन इसका 9 नवंबर सन 2024 को किया गया और इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य विरासत पर चर्चा को बढ़ावा देना है। यानी कि हम किस प्रकार से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा कर सकते हैं तथा सैन्य विरासत जो है उस पर हम क्या कुछ अमल कर सकते हैं, उसको बचाए रखने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए, इस पर चर्चा के लिए ये जो महोत्सव है इसका आयोजन किया गया। इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कहां पर जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई।
यानी कि किस स्थान पर जंपिंग स्पाइडर ये नाम की एक नई प्रजाति है, जो कि मकड़ी की एक नई प्रजाति है, इसकी कहाँ खोज की गई है? तो ए ऑप्शन है उन्नाव, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन है ग्वालियर और डी ऑप्शन है इंदौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुणे में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है। आप यहाँ आर्टिकल में देख सकते हैं, ये है जंपिंग स्पाइडर, इसका नाम रखा गया है जंपिंग स्पाइडर। ये जंप करके कूद के चलती है, नाम है जंपिंग स्पाइडर नाम है इसका। और हम डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो शोधकर्ताओं ने पुणे के बानेर हिल पर ओकिनाविशियस टेकड़ी नामक जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की हुई है। यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? ओकिनाविशियस टेकड़ी इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है और कॉमन नाम में इसे जंपिंग स्पाइडर नाम दिया गया है। और इस प्रजाति की एक नई जो स्पाइडर है उसको पुणे के बानेर हिल पर खोजा गया है। खोजा किसने है? तो अथर्व कुलकर्णी और केरल के क्राइस्ट कॉलेज के ऋषिकेश त्रिपाठी, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसकी खोज की हुई है। शोधकर्ताओं ने जनवरी से अप्रैल के बीच फिकस और प्लेमेरिया के पेड़ों पर ओकिनाविशियस जो टेकड़ी ये मकड़ी है इसको इन्होंने देखा हुआ था। जनवरी से अप्रैल के बीच एक फिकस और प्लमेरिया के ये पेड़ होते हैं उन पर इनको देखा था और फिर जाकर के बाद में इसकी खोज की गई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगले पॉइंट की तरफ बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र आया हुआ है क्योंकि पुणे की बात की गई है। तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र मैप में देख लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र एक तटीय राज्य है, ये महाराष्ट्र का मैप होता है। और डिटेल में अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र है उसकी राजधानी होती है मुंबई। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो है एकनाथ शिंदे। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं यहाँ के उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र का जो गठन है वो 1 मई 1960 को हुआ था। और जो वर्तमान में यहाँ मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें अगर पुणे की, जहाँ पर ये जंपिंग स्पाइडर मिली है वो यहाँ पर स्थित है, आप ये देख सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र का मैप है और यहाँ पर ये पुणे है, यहाँ पर मुंबई है जो कि महाराष्ट्र की राजधानी होती है। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? यानी भारत के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में एक सैन्य अभ्यास किया गया त्रिसेवा नाम से। तो त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? तो ए ऑप्शन है अग्निपथ, बी ऑप्शन है वायु शक्ति, सी ऑप्शन है पूर्वी प्रहार और डी ऑप्शन है युद्ध अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी प्रहार के नाम से पूर्वी क्षेत्र में भारत के द्वारा त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी के बाद भारत ने तीनों सेनाओं के बीच पूर्वी प्रहार अभ्यास शुरू किया। यानी कि चाहे जलीय सेना हो, वायु सेना हो या थल सेना हो, इन तीनों सेनाओं के बीच में मिल करके पूर्वी प्रहार नामक जो अभ्यास है इसको शुरू किया गया। कब हुआ ये? तो ये हुआ 8 नवंबर 2024 को। यह 10 दिवसीय जो अभ्यास था इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल थी, जिसमें उनके युद्ध समन्वय पर प्रकाश डाला गया। और इसके साथ साथ नौसेना के जो मार्कोस कमांडो हैं इन्होंने भी इस सैन्य अभ्यास में भी हिस्सा लिया। नौसेना के जो मार्कोस कमांडो होते हैं ये लोग भी इसमें शामिल हुए और इस अभ्यास में मिलकर के इन्होंने भी ये जो पूर्वी प्रहार नामक अभ्यास है इसको शुरू किया। बढ़ेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? तो ए ऑप्शन है रॉ, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। सी ऑप्शन है एनआईए नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और डी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। बात करें कब से इसका आयोजन किया गया तो 7 से 8 नवंबर 2024 को और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन
अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और भविष्य की नीतियों के लिए अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खतरों पर चर्चा करने के लिए इत्यादि परिचालन संबंधी जो बल हैं, जो बातें हैं, उन पर इसमें चर्चा की गई। उनका ये प्रमुख जो उद्देश्य है वो रखा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, आतंकवाद के जो खतरे हैं इनका सामना कैसे किया जाए, इन सभी बातों पर प्रमुख फोकस रखा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी कौन से ऐसे दो संगठन हैं जिन्होंने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए, ग्रामीणों में 5G की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ए ऑप्शन है सी डॉट और IIT रुड़की, बी ऑप्शन है इसरो और IIT दिल्ली, सी ऑप्शन है DRDO और IIT मद्रास, और डी ऑप्शन है ट्राई और IISc बेंगलोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सी डॉट और IIT रुड़की ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डिटेल में अगर हम बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसे हम सी डॉट के नाम से जानते हैं, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की, इन दोनों संगठनों ने मिलकर ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 5G मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर विकसित करने के लिए दूर संचार प्रौद्योगिकी विकास निधि यानी TTDF के तहत एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? वो है बौद्धिक संपदा अधिकार उत्पन्न करना तथा 5G 6G तकनीकी के लिए कुशल कार्य बल का निर्माण करना। यानी कि जो सी डॉट और IIT रुड़की के बीच में जो बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, इसका प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है उसको अधिक बेहतर किया जा सके, 5G 6G की जो सुविधाएं हैं वो कैसे अच्छे तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड की जा सके, इन सभी बातों के लिए ये जो समझौता है ये किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने आखिरी वर्किंग डे पर कितने मामलों की सुनवाई की? यानी हाल ही में रिटायर होने वाले हैं तो CGI DY चंद्रचूड़ जी, तो इनका आखिरी जो वर्किंग डे था उस वर्किंग डे पर इन्होंने कितने मामलों की सुनवाई की? तो ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है 38 और डी ऑप्शन है 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CGI DY चंद्रचूड़ जी ने आखिरी वर्किंग डे पर 45 मामलों की सुनवाई इन्होंने की हुई है। अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने आखिरी वर्किंग डे पर 45 मामलों की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी जो है वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, यानी 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे रखा गया, यानी कि आखिरी उनका वर्किंग डे 8 नवंबर को था। सेरेमोनियल बेंच में, यानी कि जो उनका आखिरी वर्किंग डे था उसमें जो सेरेमोनियल बेंच हुई उसमें चीफ जस्टिस यानी कि जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, इनके साथ जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस JB पारदीवाला, वरिष्ठ वकीलों के अलावा 10 नवंबर से CGI का पद संभालने वाले जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हुए। यानी कि इनका जो आखिरी वर्किंग डे था उसमें जो सेरेमोनियल बेंच हुई उसमें कई अन्य सारे जो चीफ जस्टिस थे, जो चीफ जस्टिस हैं वो शामिल हुए। उसके साथ साथ अब अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना, वो भी इसमें शामिल हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? यानी केंद्रीय जो हिंदी समिति की 32वीं बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, अमित शाह चेयर्स 32 केंद्रीय हिंदी समिति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। यानी कि श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता भी की और केंद्रीय हिंदी समिति देश भर में हिंदी भाषा के विकास,
प्रचार प्रसार के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। यानी कि देश भर में जो हिंदी भाषा का विकास कैसे किया जाए, इसका प्रचार प्रसार किस तरह से हो, इसके लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है केंद्रीय हिंदी समिति। और ये एक हिंदी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए और हिंदी भाषा का विकास करने के लिए ये एक सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। यह समिति भारत में हिंदी के प्रचार और विकास के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए 241 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन डॉलर जो ऋण है उसको मंजूरी दी है? तो ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए एडीबी ने 241 मिलियन डॉलर जो ऋण है उसकी मंजूरी दी है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण में सुधार के लिए 24.13 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसका जो मकसद है, इसका जो उद्देश्य है वह विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करना है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो बिजली वितरण प्रणाली है उसके सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम से राज्य के 7 जिलों में 89.6 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली वितरण में सुधार होगा। और जो इतने लोग हैं जो बिजली जिनको यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है उनके वहाँ बिजली उपलब्ध कराने का ये निर्णय रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे WAF का महासचिव नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है पैक्सो, बी ऑप्शन है कैली हेनरी, सी ऑप्शन है जैकलिन डी आरोस और डी ऑप्शन है मॉर्फी हेनरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जैकलिन डी आरोस को WAF का नया महासचिव नियुक्त किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैकलिन डी रोज है। बात करें अगर हम डिटेल में तो डॉक्टर जैकलिन डी रोज ह्यूजेस नवंबर 2024 के मध्य में विश्व कृषि मंच यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम WAF की नई महासचिव बनाई जाएंगी। यानी जैकलिन डी रोज ह्यूजेस ये नवंबर में 2024 के मध्य में विश्व कृषि मंच WAF वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की महासचिव बनाई जाएंगी, जो ICRISAT के महानिदेशक के रूप में अपनी पिछली भूमिका से टिकाऊ कृषि के लिए अपने व्यापक अनुभव और प्रतिबद्धता को लेकर आएंगी। यानी कि कृषि के क्षेत्र में कार्य करने का, कृषि के क्षेत्र में कृषि के लिए कैसे निर्णय लेने हैं, कैसे जो नियम है वो बनाने हैं, इनका ये व्यापक अनुभव है और प्रतिबद्धता है इनके अंदर, जो कि पहले ICRISAT के महानिदेशक के रूप में ये कार्य भी कर चुकी है। तो आगे बात करें तो ICRISAT के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर ह्यूजेस ने वैश्विक महामारी के दौरान जो संस्थान है इसका इन्होंने नेतृत्व किया था और बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने उसको डील भी किया था। तो इस प्रकार से इनके अंदर काफ़ी सारा अनुभव है, काफ़ी सारी प्रतिबद्धताएं हैं इनके अंदर, अनुभवी है ये। और इनको अब WAF यानी विश्व कृषि मंच का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।